हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस और जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके पैरामेडिकल 2021 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और पीडीएफ के लिए है ना, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जाना होगा आपको, वहाँ स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा और उसके बाद जो है आपको वहीं पे पीडीएफ मिलता रहेगा। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति इस सन में हुई। आपको बताना है जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो किस सन में हुई थी, और ये आपके पैरामेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो चलिए बताना है। ऑप्शन है 1879, 1789, 1920, 1970। जल्दी से बताइए। वेरी गुड। यदि आप लोगों ने ऑप्शन बी आंसर किया है देन आप लोग सही हो, है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत रत्न किस राष्ट्रपति को दिया गया? आपको बताना है भारत रत्न से सम्मानित कौन से राष्ट्रपति पहले थे, है ना। यानी सबसे पहले किस राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है राधा कृष्णम, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, अब्दुल कलाम। जल्दी से आंसर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पैरामेडिकल 2010 में पूछा गया है ना। पैरामेडिकल 2010 का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है देन आप लोग सही हो। तो सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णम जी थे, है ना। सर्वपल्ली राधा कृष्णम थे। इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो ये भी याद रखना है 1954 में, ठीक है। इसके बाद किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? यानी इसके बाद कौन से राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनको कब सम्मानित किया गया था भारत रत्न से? तो 1962 ईस्वी में, ठीक है। और फिर वीवी गिरी जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इनको कब किया गया था? तो 1975 में इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कब किया गया था इनको? 1997 ईस्वी में। तो आपको इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, क्वेश्चन है, बैरोमीटर का उपयोग इसे मापने में होता है। यानी ये बैरोमीटर क्या है? एक यंत्र है, और इस यंत्र का उपयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन है धारा, यानी जिसको करंट कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है गति, यानी मोशन, है ना। और तीसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चौथा ऑप्शन है चुंबकीय शक्ति, यानी मैग्नेटिक पावर। जल्दी से बताइए। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। बैरोमीटर का उपयोग इसे मापने में होता है। किस चीज को मापने में इसका यूज होता है जी? वेरी गुड, वायुमंडलीय दाब, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जाने माने व्यक्ति ने आत्महत्या की थी। आपको बताना है कौन से ऐसे फेमस व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था। पहला ऑप्शन है जॉन ऑफ आर्क, दूसरा ऑप्शन है Z.A. भुट्टो, तीसरा ऑप्शन है हिटलर, चौथा ऑप्शन है सद्दाम हुसैन। बताइएगा जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वेरी गुड। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है हिटलर, देन आप लोग सही हो, है ना। तो कौन से जाने माने पहचाने व्यक्ति थे जिन्होंने सुसाइड किया था, आत्महत्या की थी? तो वो हिटलर थे, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि भाई एक बुक है मीन काम्फ, है ना, एक पुस्तक है मीन काम्फ। तो आपको बताना है इस पुस्तक के रचनाकार कौन है। जल्दी से बताइए। तो मीन काम्फ एक पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? तो वेरी गुड, कौन है? एडोल्फ हिटलर ही है ना, हिटलर। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर वन यहाँ पर है।
आपको बताना है कि देखो ये गिर वन है क्या, एक राष्ट्रीय उद्यान है ना, राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको बताना है ये गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बताइए। तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो जल्दी से बताइएगा, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ है, बताइए जल्दी से। वेरी गुड। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन डी दिए हैं आप लोग, देन आप लोग सही हो, है ना। तो गिर वन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में है ना। चलिए अब बताइए। तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बांदीपुर, है ना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। फास्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको याद रखना है कहाँ है, ये कर्नाटक में है ना। चलिए अब बताइए नेक्स्ट। एक पूछ लेता है नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताइए। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कहाँ है गाइस, कर्नाटक में है। ठीक है, तो कर्नाटक में ये दो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब एक और पूछ लेता है भाई काजीरंगा, है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ, काजीरंगा, है ना, काजीरंगा। तो बताना है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है। हाँ, तो ये कहाँ है, असम में है ना। और एक और पूछ देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मानस, है ना, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये कहाँ है, बताइए। तो ये कहाँ है, तो वेरी गुड, ये भी कहाँ है, असम में है ना। तो असम में ये दो फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा एक और जान लो, पूछ लेता है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। तो एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लास ओवर हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में देना होगा। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है ना, कान्हा नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है। क्लास ओवर हो जाएगा तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व यहां से किया था। यानी आपको मालूम होगा 1857 का जो विद्रोह हुआ था, है ना, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो तात्या टोपे जी थे उन्होंने कहां से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। बताना है भोपाल, लखनऊ, झांसी, कानपुर। जल्दी से बताइए। तात्या टोपे जी ने जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कहां से इन्होंने किया था। वेरी गुड। यदि आप लोग आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं लखनऊ, देन आप लोग सही हैं, है ना। तो लखनऊ से तात्या टोपे जी ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था, है ना। झांसी से किसने किया था, यानी झांसी से 1857 का जो विद्रोह हुआ था वहां से नेतृत्व किसने किया था, बताइए। तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था, है ना, रानी लक्ष्मीबाई जी ने, है ना। तो याद रखना है 1857 का जो विद्रोह हुआ था झांसी से किसने नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। कानपुर से किसने किया था, बताइए। तो हाँ, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था, बताइए। तात्या टोपे, याद रखना है, तात्या टोपे नहीं, सॉरी, तात्या टोपे नहीं होगा, नाना साहेब होगा। हाँ, नाना साहेब। किसने किया था, नाना साहेब, क्योंकि तात्या टोपे जी ने कहाँ से किया था, लखनऊ से किया था नेतृत्व, है ना। लेकिन कानपुर से किसने किया था, याद रखना है, कानपुर से नाना साहेब जी ने किया था, नाना साहेब जी ने। और भोपाल से किसने किया था, भोपाल से नेतृत्व किसने किया था, हाँ, तो ये भी याद रखना है, फाजिल मोहम्मद खान ने, फाजिल मोहम्मद खान ने। ओके, हाँ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा अब आप ये बताइए, तो बिहार से किसने किया था, यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो बिहार से नेतृत्व किसने किया था, बिहार से नेतृत्व किसने किया था 1857 के विद्रोह का, बताइए जल्दी से बताइएगा। एक प्यारा सा गाना सुनाऊंगा, लेकिन हाँ 80% बच्चों का सही होना चाहिए तभी। तो जल्दी से कमेंट में बोलिए, जल्दी से बताइए। हाँ वेरी गुड, किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। ठीक है, तो गाना सुनाए।
चलिए ठीक है, तो लीजिए एक प्यारा सा सॉन्ग आप सभी बच्चों के लिए। सरफिराज़ा मैं मुसाफिर, पाँव कहीं ठहरे न मेरे, फिर मेरी आवारगी को आने लगे ख्वाब तेरे। ये प्यार भी क्या कैद है, कोई होना न चाहे रिहा, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। चलिए चलिए, तो अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योत्सना चिनप्पा इस खेल की प्रख्यात खिलाड़ी है। आपको बताना है जो ज्योत्सना चिनप्पा नाम है ना, एक खिलाड़ी का नाम है, और ये किस खेल की प्रख्यात खिलाड़ी हैं? बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी या स्क्वैश? बताइए, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी या स्क्वैश? वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन डी स्क्वैश दिया है देन आप लोग सही हो, है ना। तो याद रखना है, आपको पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा अब देखो, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित ये खिलाड़ी हैं? बताइए बताइए, तो नाम तो सुना ही होगा अधिकतर बच्चों ने, वर्ल्ड फेमस है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये किस खेल से संबंधित है? बताइए जल्दी से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये किस खेल से संबंधित है जी? वेरी गुड, फुटबॉल से संबंधित है। याद रखना है इनका नाम, फुटबॉल से, है ना। हाँ, और ये कहाँ, ये किस देश के निवासी हैं? ये भी याद रखना है, ये रूस देश के निवासी हैं, है ना। हाँ, अगर आपसे अब पूछा जाए लियोनेल मेसी, ये भी फेमस नाम है, लियोनेल मेसी ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? बताइए तो, लियोनेल मेसी इनका संबंध जो है किस खेल से है? तो इनका संबंध भी जो है फुटबॉल से ही है, याद रखना है, इनका संबंध भी फुटबॉल से ही है। और ये कहाँ के निवासी हैं जी? तो ये अर्जेंटीना के निवासी हैं, याद रखना है, अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये इसी तरह ये विश्व प्रख्यात कुछ नाम है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए भारत के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है, अभिनव बिंद्रा ये किस खेल से संबंधित है? अभिनव बिंद्रा ये किस खेल से संबंधित है जी? हाँ, तो ये निशानेबाजी से संबंधित है ना, निशानेबाजी, ठीक है। इसी तरह आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है ना, कुश्ती, हाँ याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। और हाँ, हिमा दास जो कि बहुत ही प्रचलित नाम हो चुका है इन दिनों, है ना। तो आपको हिमा दास के बारे में भी बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, और ये एक स्टेट की डीएसपी भी बनाई गई हैं। इनके बारे में आपको जितना डिटेल मालूम होगा आप लोग सभी कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा उसका कमेंट जो है पिन किया जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में उसका कमेंट भी सभी बच्चों के सामने लाया जाएगा, ठीक है। तो जितना से जितना नॉलेज आपको पता है हिमा दास के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये किस, हाँ देखिए ये ब्रांड एम्बेसडर भी है ना। हाँ, किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी है, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये होमवर्क के रूप में मैंने दे दिया। यानी हिमा दास के बारे में आपको जितना मालूम है ना, तो आप बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार से यह प्राप्त होता है। आपको बताना है, देखिए बायो का क्वेश्चन आ चुका है ना, जीके का सीरीज खत्म। अब यहाँ से आप लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन देखिएगा और आंसर बताइएगा, ठीक है। तो समुद्री खरपतवार से यह प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजोन, काइटिन, एलिगनेट। जल्दी से आंसर कीजिए, तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं यहाँ से अपने मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, ये सब आपके पैरामेडिकल में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, और बहुत से क्वेश्चन गाइज ऐसे भी हैं जो काफ़ी रिपीट हुए हैं, है ना, 2 से 3 बार, समझ सकते हो, 2 से 3 बार।
एक बार तो क्या हुआ है, पूरा हिंदी का पेपर ही रिपीट हो चुका है एक बार का पूरा, है ना। 2010 का शायद कि 11 का हिंदी का पेपर 2015 में पूरा वही सेम टू सेम डिट्टो रिपीट हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, समझ में आया। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर आंसर करना है और याद करना है। चलिए बताइएगा। हाँ वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है देन आप लोग सही हो, है ना। तो समुद्री खरपतवार से क्या प्राप्त होता है, एलिगनेट प्राप्त होता है ना। अब देखो एलिगनेट को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गनिक एसिड भी कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि एल्गिनेट जब भी आपसे कहा जाए तो इसका एक और नाम है, क्या होता है, एल्गनिक एसिड, ठीक है। हाँ तो एल्गिनेट को एल्गनिक एसिड भी कहा जाता है, जिसका मुख्य स्रोत क्या होता है, समुद्री खरपतवार होता है। समझ में आया, यानी समुद्री खरपतवार से ही एल्गिनेट जो है प्राप्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज बीकर का अणु प्रति मिनट कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग कितने अणुओं को जलयोजित करता है, बताना है। ऑप्शन है 30 × 10⁻⁶, दूसरा ऑप्शन है 30 × 10⁻², तीसरा ऑप्शन है 300, चौथा ऑप्शन है 30। बताइए तो जल्दी से। सभी बच्चे बताएंगे कि भाई एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज बीकर का जो अणु है प्रति मिनट कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग कितने अणुओं को जलयोजित करता है। हाँ यानी हाइड्रेट करता है, जलयोजित कहने का मतलब क्या, हाइड्रेट। हाँ तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है देन आप लोग सही हो, है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक मिनट में कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना, एक मिनट में कार्बोनिक एनहाइड्रेज बीकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 3 करोड़ से भी अधिक अणुओं का क्या करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर कोशिकाओं के समपराशरी सोडियम क्लोराइड विलयन है। यानी आपको बताना है कि मानव रुधिर कोशिकाओं के जो समपराशरी सोडियम क्लोराइड का विलयन है वो कितना परसेंटेज होता है। ऑप्शन है 9%, 0.9%, 1.9%, 5%। बताइए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ बताइए, वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है देन आप लोग सही हो। तो 0.9% होता है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोशीय पादपों में मध्य पट्टिका बनी होती है। आपको बताना है बहुकोशीय पादपों में जो मध्य पट्टिका बनी होती है वो किस चीज़ की होती है। काइटिन, सेल्यूलोज, एलिग्नेट, पैक्टेट। जल्दी से बताइए, तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये सब, देखो साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपके पैरामेडिकल एग्जाम में, सब 12th बेसिस पे पूछे जाते हैं, यानी 11th और 12th, है ना, 11th और 12th। कुछ क्वेश्चन 11th से पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है 12th से पूछे जाते हैं, है ना। बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो आप लोग को एकदम प्रॉपर तरीके से अपना 11th और 12th का बुक पढ़ना होगा। कौन सा बुक पढ़ना होगा, NCERT। तभी जाकर आप लोग एग्ज़ाम में साइंस के सेक्शन में बेस्ट कर पाइएगा, है ना। क्योंकि मैं बता भी चुका हूँ आप लोग को, साइंस के लिए आपको 11th और 12th का NCERT पढ़ना ही होगा। हाँ तो बहुकोशीय पादपों में जो मध्य पट्टिका बनी होती है वो पैक्टेट की बनी होती है, ठीक है, पैक्टेट। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पादप कोशिका भित्ति ये किससे बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लांट सेल वॉल, ये किससे बनी होती है। प्लांट सेल वॉल जो है किससे बनी होती है, बताइए। सभी बच्चे बताएंगे किससे बनी होती है जी, वेरी गुड, किससे, सेल्यूलोज से बनी होती है ना, सेल्यूलोज। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइको अपघटन, है ना, जिसको ग्लाइकोसिस भी कहते हैं, है ना। देखो इसका दो नाम है, एक तो ग्लाइको अपघटन बोल सकते हो या फिर ग्लाइकोसिस भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये होता है, कहाँ होता है ये, केंद्रों में, राइबोसोम पर, कोशिका द्रव में या झिल्लियों में। जल्दी से बता दीजिए तो।
जल्दी से बता दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर कर पाते हैं इस क्वेश्चन का। हाँ, ग्लाइको अपघटन यानी जिसको ग्लाइकोसिस भी कहा जाता है, ये कहाँ पर होता है? वेरी गुड, कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है ना? तो आपको याद रखना है। तो देखो, ग्लाइको अपघटन जिसको ग्लाइकोसिस भी कहा जाता है, ये श्वसन की प्रथम अवस्था है, रेस्पिरेशन का पहला स्टेज होता है ना? और ये कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका द्रव में होता है ना? ये कोशिका द्रव में होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजोन कण इसमें पाए जाते हैं। आपको बताना है जो ग्लाइकोजोन कण है किसमें पाए जाते हैं, यानी पादप कोशिकाएं, वसा कोशिका, पेशी कोशिका, एल्यूरोन ग्रेन्स। बताइए तो, यानी ग्लाइकोजोन पार्टिकल्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है देन आप लोग सही हो, है ना? तो देखो, ये ग्लाइकोजन जो पार्टिकल है ना, ये दिख रहा है ना ग्लाइकोजन पार्टिकल, ये क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है जो जानवरों के लगभग हर सेल में पाया जाता है। और कैसे सेल में पाया जाता है? वो फैट सेल में, यानी वसा कोशिका में पाया जाता है। कुछ प्लांट्स में भी पाया जाता है, बट अधिकतर जो है ये जानवरों के फैट सेल में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है? तो ग्लाइकोजोन कण जो है किस में पाया जाता है? वसा कोशिका में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु के ग्लाइको अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पादित होते हैं? यानी ग्लूकोज के एक अणु के ग्लाइकोसिस से कितने एटीपी अणु उत्पादित होते हैं? बताना है 10, 8, 2, 1। जल्दी से बताइए। यानी जब ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है उस दौरान ग्लूकोज का एक अणु से एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है? बताइए। वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है देन आप लोग सही हो। तो कितने अणुओं का निर्माण होता है जी? कितने अणु उत्पादित होते हैं? तो 2, ठीक है? तो याद रख लेना है ये सब क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस इसमें प्रारंभ होता है, यानी ये जो साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है ये कहाँ से होती है? पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था या अंत्यावस्था? बताइए तो जल्दी से। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है अंत्यावस्था देन आप लोग सही हो। तो देखो, ये जो साइटोकाइनेसिस है ये यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक कोशिका विभाजन यानी यूकैरियोटिक सेल विभाजन में ये अंत्यावस्था की प्रक्रिया है। यानी साइटोकाइनेसिस इज द फाइनल प्रोसेस इन यूकैरियोटिक सेल डिवीजन, ठीक है? तो आपको याद रखना है। तो गाइज, कैसी लगी आज की क्लास? यदि आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक जरूर दे देना, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट सभी को।